नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आपके साथ मैं हूँ रम सिद्दीकी। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आज की तिथि, आज का विचार और एक इतिहास से भी रूबरू कराएंगे और एक खास मेहमान से भी हम आपको बातचीत कराएंगे, रूबरू कराएंगे कि क्या कुछ खास है आज के कार्यक्रम में। लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप भी हमसे ज़रूर जुड़ें। हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो संपर्क नंबर है, जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो हम आपको अपना फ़ोन नंबर बता देते हैं, 0755, ये लैंडलाइन नंबर है, 2660049। इस पे आप संपर्क करके हमसे बातचीत कर सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। और टोल फ्री नंबर भी है 1800233040। ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप संपर्क कर हमसे बातचीत कर सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की तिथि जान लेते हैं कि आज की तिथि क्या है। तो आज की जिस तरीके से आपको बता दें कि आज विक्रम संवत 2079 और वहीं माघ कृष्ण पक्ष की दशमी और वहीं रवि उत्तरायण राशि है आज। और आज का जो दिन है वो 17 नवंबर जनवरी आज की तारीख है 2023। और चलिए अब इसी के साथ हम आज के विचार की तरफ भी एक बार रुख कर लेते हैं कि आज का विचार हमारा क्या कहता है। तो चलिए आज का विचार है हमारा, अपनी जिंदगी को किसी से तुलना मत करो। चांद और सूरज में कुछ समानता नहीं है, फिर भी दोनों अपने समय पर चमकते हैं। तो बिल्कुल किसी महान हस्ती ने ये बिल्कुल सही कहा है कि चांद और सूरज अपने वक्त पे चमकते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी की जो तुलना है वो किसी से मत करिए, क्योंकि आप अपने आप में ख़ास हैं। हर इंसान अपने आप में एक अलग काबिलियत और एक अलग खासियत रखता है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसी विचार के साथ अपने कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और आज के इतिहास को भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो आज का इतिहास जिस तरीके से 1966 की बात करें तो अमेरिकी वायुसेना के B-52 स्ट्रेटोफिट्स ने KC-135 स्ट्रेनोटेकर के साथ सागर के ऊपर हवाई ईंधन भरने के दौरान टक्कर मार दी थी। वहीं 1980 की बात करें तो नासा ने फ्लास्टकॉम 3 लॉन्च किया था। और वहीं 1989 की बात करें तो पैट्रिक पेडी ने कैलिफोर्निया के स्टॉकन ने एक प्राथमिक स्कूल पर हमला, राइफल से 5 लोगों की हत्या और 30 अन्य लोग भी मार डाला था। उसके बाद 1951 की बात करें तो 91 की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की सेना के इराक पर हमला करते हैं, खाड़ी युद्ध शुरू हो गया था। वहीं उसके साथ 1995 की बात करें तो जापान के कोबे शहर में आए 7.2 तीव्रता के भूकंप के कारण 5.3 लोगों की मौत हुई थी। और वहीं 1997 की बात करें तो डेनिस रॉडनैम को NBA से निलंबित कर दिया गया था। वहीं दूसरे उसकी बात करें जिस तरीके से 2011 और चलें इसी के साथ अब हमारे आगे कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और आज हमारे साथ खास मेहमान जो समाज सेवी हैं राधेश्याम अग्रवाल जी, वो हमारे बीच मौजूद हैं। एक संकल्प के साथ वो आज हमारे बीच पहुंचे हैं और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज उनसे चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं उनके इस खास संकल्प के बारे में। बहुत स्वागत है राधेश्याम अग्रवाल जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। चलिए उनसे जानते हैं जिस तरीके से उनका एक संकल्प है उसके बारे में हम जानते हैं। जी राधेश्याम जी, आपके जो एक संकल्प जिसको लेकर आप चल रहे हैं उनसे आप जानेंगे। पिछले 20 साल से भोपाल महानगर के अंदर जो निराश्रित, बेसहारा, लावारिस और कोई गरीब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उनका दाह संस्कार, कफन दफन और अंतिम संस्कार की व्यवस्था का एक बीड़ा उठाया। तो भोपाल महानगर में उस बीड़ा को मेरा मानना है कि मैं अपने जीवन में कोई भी मेरे से इस बारे में चर्चा करता है, मिलता है, तो उसका अंतिम संस्कार और कफन दफन की व्यवस्था कराता हूँ। भोपाल में ऐसे ऐसे स्थानों पे लोग अपने माता पिता, अपने परिजनों की इलाज छोड़ के भाग जाते हैं। या तो वो इलाज करने में असमर्थ हो गए या उनके पास पैसा ख़त्म हो गया, तो वो जो वारिस था वो लावारिस हो गया। फिर पुलिस उसको मर्ग कायम करती है। वो मर्ग कायम करने के बाद उसका
पोस्टमार्टम कराती है। फिर पोस्टमार्टम कराने के बाद भोपाल महानगर में एक ही स्थान है भदभदा विश्राम घाट, वहाँ शव को ले जाके दफनाया जाता है। शव को दफनाने के सहयोग में जन संवेदना उनको मदद करती है। इसके बाद जी जो स्लम एरिया के लोग हैं, भाई उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, बुजुर्ग है, तो वो शव को लेकर शमशान पहुंचते हैं। उनके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं होती तो वो लकड़ी की व्यवस्था कराते हैं। तो वो लकड़ी की व्यवस्था के लिए मेरे पास जब वहाँ के मुकद्दम का फ़ोन आता है तो मैं कहता हूँ भाई इनको लकड़ी की व्यवस्था कर दो। तो इस तरह हम दाह संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, जिससे भोपाल महानगर के अंदर 8 से 12 जी विश्राम घाट है हिंदुओं के, जिसमें कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। और जहाँ लावारिस लाशों का है उसके लिए केवल भदभदा विश्राम घाट है। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि आप इस तरीके की जनसेवा करते हैं, आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ इस व्यक्ति को ज़रूरत है हमारे सहयोग की? पहली चीज़ तो हमको शमशान से ही पता चल जाती है। दूसरी चीज़ भोपाल महानगर की पुलिस, उनके पास कोई भी शव किसी भी थाना क्षेत्र में ऐसा लावारिस मिलता है तो उनकी प्रक्रिया होती है, वो पुलिस शव को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराने के बाद जन संवेदना के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार कराती है। और इस तरह से रोज़ाना 2 या 3 इस तरह के लावारिस शव भोपाल महानगर में जन संवेदना के माध्यम से पिछले 18 वर्षों से किए जा रहे हैं। इसके अलावा जी जो झुग्गी झोपड़ियों और कोई स्थान पर गुजर गए और शिनाख्त हो गई तो उसके दाह संस्कार की जानकारी शमशान से मिलती है, जहाँ हम उनकी लकड़ी की व्यवस्था करें। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं, आपकी जो संस्था है काम कर रही है, कोविड का एक टाइम था जब लोग डेड बॉडीज़ को हाथ लगाना भी नहीं चाह रहे थे, उस वक्त आपकी क्या भूमिका रही? कोविड का मंजर तो मैंने बड़ा भयंकर देखा। खैर ये मोबाइल क्रांति ने मेरे को बहुत सहयोग किया। चिरायु या किसी अस्पताल में किसी कोविड पेशेंट की डेथ हो गई और उनके परिजन को इतने भयभीत थे कि वो डेड बॉडी के पास नहीं पहुंचते थे। पर भोपाल में नगर निगम के जो शव वाहन के जो चालक थे, उन्होंने अपनी इस तरह का दिखाया कि वो कहीं भी नहीं घबराए। तो उन्होंने हमको बोला कि आप चिंता मत करें, परिजनों को पीछे से भेज दें, हम उनका अंतिम संस्कार उनके आंखों के सामने कराएंगे। तो ऐसे 170-75 डेड बॉडी भोपाल की भी, भोपाल के आसपास के शहर की भी जन संवेदना के माध्यम से भदभदा विश्राम घाट पर कराई गई। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या जनसेवा आप लोग प्रदान करते हैं? जन संवेदना, जो लोग उपासना स्थल, फुटपाथ, हमीदिया अस्पताल, एम्स या बड़े अस्पतालों के बाहर अपने परिजनों को लेकर आते हैं इलाज कराने, उन लोगों के बीच में रोज़ाना फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये सब जी फूड पैकेट रोज़ के 200-250 फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो जन भागीदारी, जनता हमको सहयोग करती है, उस सहयोग के माध्यम से लोगों को भोजन वितरित किया जाता है। बिल्कुल। ये किस तरीके से आपका रोल रहता है, आपकी संस्था किस तरीके से फूड पैकेट्स बांटने का काम करती है? क्योंकि कोविड का भी टाइम था जब हर एक इंसान को ज़रूरत थी, कई तो गरीब ऐसे थे जिन तक पहुंच नहीं पा रहा था खाना, उस वक्त आपकी क्या भूमिका, आपका रोल रहा था? संस्था से 1,500 से 2,000 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो लोग मदद करते हैं। फिर मदद के बाद वो जन भागीदारी से पैसा कलेक्ट होता है और उस तरह से उनको भोजन वितरित किया जाता है। यहाँ रहा प्रश्न, अभी जैसे शीतलहर है तो शीतलहर में अलाव की व्यवस्था करना, जी कंबल वितरण करवाना, उनको ऊनी वस्त्र वितरण करना। अभी 2 दिन पूर्व ही आसरा आश्रम में जाके बुजुर्ग महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। और ऐसा ही ये क्रम जन सेवा का चलता रहता है। बिल्कुल। 20 वर्ष से आप काम कर रहे हैं इस संस्था के साथ, और जिस तरीके से आपकी जो भूमिका रही है, आपको कैसे लगा कि आपको कैसे भाव आया कि आपको जनसेवा करनी है? नहीं, ये कल कोई एक कोइंसिडेंस घटना कैसी घटी मेरे जीवन में, उस घटना का जिक्र ज़रूर चाहिए। जिक्र का मेरा ऐसा है कि मैं उसको सिर्फ संक्षिप्त में कहूँगा कि मैं एक तीव्र जो तेज़ गति की ट्रेन बॉम्बे के अंदर चलती है, जी उस 2 नंबर पे मैं मतलब नीचे से ऊपर से फुट रेस्ट से ना चढ़ के नीचे से निकल के एक पे पहुंच गया। और मेरे पीछे 2 नंबर पे एक झोला टांग के आया बाद में कि तुमने मौत को नहीं देखा। कि देखिए परेल रेलवे स्टेशन पे तेज़ गति की ट्रेन का मेरे को इंडिकेशन मिल गया तो मैं तो यहीं पे रह गया
और तुम एक पे कैसे आ गए, अभी तुम्हारे फर्श कपड़े उड़ जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, लाश के छितर बितर हो जाती, कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती। मैंने किया, मैं भी एकदम सख्ते में आ गया, कौन सी ऐसी चीज़ थी। फिर मैंने भोपाल में आया, जो घटनाक्रम था वो चला गया, पर भोपाल में आके देखा तो डॉक्टर सतपति जी से मिला, तो उन्होंने कहा अग्रवाल साहब अब आप जीवन का एक काम कर लो, यहाँ लावारिस लाशों की बड़ी दुरावस्था है भोपाल महानगर में जी। भोपाल पुलिस को इधर उधर से पैसा लेके उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। आप तो ये करो, तो वो मेरे को आज भी 4 जनवरी 2005 एक तारीख आज भी याद है। उस दिन से जब से ये शुरू किया तो एक बीड़ा उठा लिया कि लावारिस लाशों का जो भी शव है उसका अंतिम क्रिया, उसका कफन दफन, अंतिम संस्कार विधि विधान से हो जाए। कितने लोग आपके इस मुहिम में आपके साथ जुड़े हुए हैं? मैं 1500 से 1500 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं जो इकोनॉमिकल मदद भी करते हैं। 1000 से ऊपर ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरे साथ हैं, जो कभी भी किसी तरह की भी कोई जन संवेदना को मदद होती है, मदद मिलती है और करती है। शासन का जहाँ तक है वो भी मुझे हेल्प करता है। बिल्कुल, अभी हाल ही में आपको बेस्ट एनजीओ का अवार्ड से भी नवाजा गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। हाँ, देखिए आप 2013 में शिवराज जी ने भोपाल में कई सैकड़ों एनजीओ है, पर उन्होंने जन संवेदना के काम को देखा तो बेस्ट एनजीओ के अवार्ड से उन्होंने 1 लाख का नगद प्रशस्ति पत्र के साथ मुझे जन संवेदना को सम्मानित किया। इसके बाद भोपाल महानगर की कई संस्थाएं, कई उद्योगपति, कई समाजसेवी, लायंस वगैरह मुझे मंच पे बुलाकर सम्मान कर चुके हैं। पर मैं ये मानता हूँ, करके देखो, मुड़ के मत देखो, समाज सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है जिसमें आपको एक सुकून मिलेगा। जी बिल्कुल, आगे की आपकी क्या भूमिका है, क्या सोच है आपकी कि आपको और क्या करना चाहिए या क्या चेंज होना चाहिए? जन संवेदना के परिसर में मैं जो बच्चे चौराहों पे भीख मांगते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए मैं बचपन आश्रय गृह खोलने के उसमें हूँ, जो मेरे पास शासन के पास प्रस्ताव है कि ऐसा बचपन गृह के उन बच्चों को एक क्रीम लेयर में उनको पढ़ाया जाए। भले ही कम बच्चे रहें, 30 बच्चे भी रहें, पर उनकी अपन शिक्षा, उनका पालन पोषण सही ढंग से कर सकें, एक ऐसी योजना है। और जहाँ तक जन संवेदना का जो सेवा का काम है वो सेवा तक ही सीमित है, मतलब हम दवाई वगैरह और इलाज कराने से दूर हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा दायरा है सेवा का। तो हमने ये दायरा यही चुना है, मानव सेवा ही माधव सेवा। तो आगे की कोई आपकी योजना है कि आगे आप आगामी दिनों में इसको शुरुआत करने वाले हैं, या आगामी दिनों में और क्या खास आपके प्लान्स हैं, ये हम कह सकते हैं? जन संवेदना का भी हमारा ये जो भी हमारा शासन से ये जो लावारिस लाशें हैं, इनके लिए शासन से ये है कि ये जो शव को दफना दिया जाता है, इनको ऐसा कानून प्रावधान बनाए जो 75-80 साल का बुजुर्ग है, आज के जो पढ़ाई लिखाई में बच्चों को जो डॉक्टरी कर रहे हैं उनको मेडिकल के लिए लाशें नहीं मिलती सक्सेशन के लिए, तो ऐसा कानून बनाया जाए तो वो लाशें लावारिस भली जन संवेदना के माध्यम से शासन के पास जाएं, वो मेडिकल कॉलेज में उनके देहदान हो जाए। इसके लिए आपने कोई मुहिम चलाई है, सरकार से बात करी है? मैंने कलेक्टर भोपाल को पत्र लिखा है, शासन को भी पत्र लिखा है कि ये एक ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि मतलब संख्या उनकी 500 से 700 साल की है, तो अपन मान के चलें कि 200-250 भी डेड बॉडियाँ भोपाल के मेडिकल कॉलेजों को मिल जाएंगी तो एक समस्या दूर हो जाएगी, उनको मेडिकल के लिए उनको नया भविष्य उज्जवल होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कफन दफन का काम आप करते हैं, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए भी आप एक अहम भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं। जो लावारिस लाशें हैं, जो नवजात शिशु हैं जिसको हॉस्पिटल में या कहीं भी लोग आजकल छोड़ के चले जाते हैं, अखबारों में हम कई खबर देख, उनके लिए आप और क्या कुछ खास? नहीं, वो दफनाने के अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं है नवजात शिशु के लिए तो, पर शमशान की जो जगह है वो भदभदा विश्राम घाट वो कम पड़ गई। शासन को एक अलग से ज़मीन ऐसी अलॉट करना चाहिए कि वहाँ पर जाकर लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार हो सके। तो आपने इसके लिए भी सरकार से कुछ बातचीत हुई है? मेरा पत्र व्यवहार हुआ। बिल्कुल, अब आगे की जिस तरीके से ज़मीन का जिक्र आप कर रहे हैं, शमशान घाट में ज़मीन का, क्योंकि कोविड का एक टाइम हमने देखा था, तब बिल्कुल जगह नहीं थी कफन दफन दफनाने के लिए भी, तो ऐसे में आपकी क्या भूमिका रही है, कैसा संस्था ने आपके काम किया था? संस्था ने वो जब वो कोविड में तो उसके पीरियड में तो लाइनें लग गई थी अंतिम संस्कार में, कब्रिस्तानों के अंदर भी लाइन लग गई थी, फिर भी कहीं काम रुका नहीं हुआ। भले ही जो वहाँ के जनसेवक थे वो रात को 2-2 बजे तक अंतिम संस्कार
कराते रहे। पर मेरा मानना है कि ये आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी कोई विकराल या कोई आपदा ऐसी हो जाए तो उसको व्यवस्था शासन को करना चाहिए। बिल्कुल, जन सेवा ही माधव सेवा, एक संकल्प लेकर आप चले हैं, इसको थोड़ा सा और विस्तार से हमें समझाएं। मेरा कहना है मानव सेवा, माधव सेवा ही मानव सेवा। अगर अपन ने किसी मानव की सेवा कर ली तो माधव से बढ़ के कुछ, माधव मतलब ईश्वर, आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं तो करके देखो और मुड़ के मत देखो। अपने जीवन में ऐसे लोगों की मदद करें जो पीड़ित हैं, जो बिल्कुल पीड़ा की दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, बुजुर्ग हों, असहाय हों, विकलांग हों, दिव्यांग हों, तो उनकी मदद करना चाहिए। और इससे बढ़ के कोई आपको जीवन का सुकून और एक आनंद वो जो मिलना है वो मानव सेवा ही माधव सेवा के उसमें आएगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आपके संकल्प के बारे में हमने बात करी, आपने बताया कि आप किस तरीके से आपका जो संस्था है वो काम कर रही है, आपकी एक अलग ही भूमिका है उसमें। और ऐसे में अगर हम बाकी सेवाओं की बात करें, जिस तरीके से आपने फूड पैकेट्स की बात करी, तो ये सेवा आपकी कहाँ कहाँ रहती है, कैसे हमारे दर्शकों को पता चले कि ये सेवा आप वहाँ पे प्रदान कर रहे हैं? भोपाल महानगर के अंदर एम्स अस्पताल जो है, वहाँ पूरा मध्य प्रदेश का इस समय इलाज के लिए आता है, मतलब छोटे कस्बे से लेके हर ज़िले के। तो वहाँ पे दीनदयाल थाली योजना नहीं होने से और भी कई संगठन वहाँ पे बांटते हैं, तो वहाँ भोजन की जो पैकेट बढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि लोग 200-250 लोग कतार में खुद आके लग जाते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे फोटो में। जी बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हम बात करें छोटी छोटी जगहें जो हैं, जो झुग्गी झोपड़ी जो हैं, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है खाने की, क्या वहाँ तक भी आप लोग अपने फूड पैकेट्स पहुँचाते हैं? हम वहाँ पर, जहाँ पर हमें मालूम है कि इस एरिया में इन लोगों को 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता है, तो वहाँ भी संस्था जाके गाड़ी से अन्नपूर्णा चलित भोजन सेवा जाके भोजन बांट के आती है। मतलब आपके जो फूड पैकेट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ वितरित होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पहुँचते हैं? उपासना स्थल, झुग्गी झोपड़ी के स्लम एरिया और अस्पताल मेन है। तो स्लम एरिया आपके चेंज होते रहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर है स्लम एरिया के वहीं पे ही स्लम एरिया हम पहुँचेंगे? बदलते रहते हैं उनको। उसको अच्छा। ऐसे जो पिकेट एरिया दे, जैसे बिलखिरिया है, जो ईंट भट्टों के अंदर है, लोग वो एक तरफ पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच में बांटते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है लोगों को सारी चीज़ों की। और उसके बाद अगर हम खाने की बात करें तो हर इंसान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, तो उसके लिए आप लोग और क्या आगामी आपकी योजना है? नहीं, हमारा है कि कोई भूखा ना सोए और उसको भोजन मिले। शासन की भी यही योजना है, उन्होंने दीनदयाल थाली योजना शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में। कई जगह दीनदयाल थाली के स्टॉल भी बने सरकार हुए। की तरफ से आप लोगों को अभी तक क्या क्या मदद मिल चुकी है? सरकार की तरफ से हमारी तो जनता ही सबसे बड़ा हाथ है। हमको जन भागीदारी में ही हमको इतने लंबे हाथ मिल गए कि हमने शासन की तरफ अपेक्षा नहीं की है। शासन से जब भी साल जो कुछ मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आपकी एक अकेली भूमिका की अगर बात करें तो क्या भूमिका आपकी रहती है? नहीं, देखिए, मेरी भूमिका में भोपाल महानगर की पुलिस को, जिनकी 8,500 ऑन रिकॉर्ड, वो एक तहरीर लेके आते हैं, एक एडवाइस नोट लेके आते हैं, उनको संस्था के द्वारा कफन दफन के लिए इकोनॉमिकल मदद संस्था द्वारा की जाती है। अब 8,500 इंटू 600 जो कबर खोदता है वो 600 रुपये लेता है जी। तो इस तरह से वो पूरी ये भूमिका जन भागीदारी के माध्यम से पूरी हुई। और कहीं पुलिस को कहीं सीधे उनको मालूम है जन संवेदना जाना है, वहाँ से अपनों को कफन दफन की राशि मिल जाएगी और इसको अपन सम्मान आपके से परिवार की क्या भूमिका रहती है इस पूरे आपकी प्रक्रिया में? कितना सपोर्ट आपके परिवार मेरा का? परिवार ही साथ है, जब तो मैं इस संस्था को यहाँ तक खींच लाया और कर रहा हूँ। परिवार का सबसे बड़ा सपोर्ट ही मेरे साथ है। और सबसे ये है कि मैं अपने टाइम मैनेजमेंट और जीवन का और जुनून का, उस जुनून की तरह मैं सेवा को कर रहा हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से माधव सेवा ही जन सेवा है, ये संकल्प लेकर आप चले हैं, तो एक संदेश हमारी जनता के लिए आपकी तरफ से? मेरा जनता के लिए संदेश है कि आप करके देखो और मुड़ के मत देखो। सेवा का एक महान लंबा दायरा है और सेवा के लिए उसके पास आपकी पूरी एप्लीकेशन लगी हुई है, वो देखता है कि ये मेरा बंदा क्या कर रहा है। बस मेरा ये कहना है, करके देखो और मुड़ के मत देखो।
बिल्कुल, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो किस फील्ड के लोग हैं, किस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं? रिटायर्ड? मेरे फील्ड में रिटायर्ड आईपीएस भी, रिटायर्ड आईएएस भी हैं, उद्योगपति हैं, बड़े घरानों के लोग भी हैं, पत्रकार भी हैं, मतलब ऐसे और लोग। कोई जैसे आपके साथ जुड़ना चाहे तो वो मेरी क्या प्रक्रिया रहती है? संस्था के मेंबर बन सकते हैं, लाइफ मेंबर है, पैटर्न मेंबर है, या संस्था में किसी तरह भी डोनेट कर सकते हैं। संस्था का पूरा जी। रिकॉर्ड है, ATG मिला हुआ है संस्था को, छूट भी मिली हुई इनकम टैक्स से, कहीं कुछ वो नहीं है, सभी बिल्कुल, एक बार हमारी जनता को आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर भी बताएं ताकि वो आप तक जरूर पहुंच सके। जन संवेदना, जेल घाटी, जहांगीराबाद, और लैंडलाइन नंबर है 0755 2576 007। मोबाइल नंबर है 9826013975। ये मोबाइल नंबर 24 घंटे चालू रहता है। किसी भी समय इस बारे में मेरे से कोई भी सहायता लेना चाहें, मदद लेना चाहें तो आप फ़ोन करके कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, राधेश्याम अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल देखा दर्शकों, हमने आपको बताया कि माधव सेवा ही जन सेवा है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी जो संस्था है वो काम कर रही है। हाल ही में बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया है। तो मेरा मानना ये है कि आपको ये जानकारी बहुत अहम लगी होगी। उनका नंबर और एड्रेस भी हमारे इस शो में आपको दिया गया है। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर संपर्क करें। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ अब हम आपको ले चलते हैं हमारी सहयोगी ने म्यूज़िक थेरेपी से कैसे ट्रीटमेंट किया जाए उसके बारे में बातचीत करिए ख़ास मेहमान से। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार। तो हम बात करने वाले हैं म्यूजिक थेरेपी के बारे में। जी हाँ, भारत में जो संगीत की परंपरा है वो बहुत पुरानी यानी प्राचीन है, लेकिन संगीत से इलाज की जो अवधारणा है वो अभी बहुत कम प्रचलित है। थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं, जहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ गहरी नींद में सोए कुंभकर्ण को जगाना हो या फिर तानसेन के संगीत से दीप को जलाना या बुझाना हो, यानी संगीत का जादू तो हम सभी जानते हैं। अगर जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपने महसूस किया होगा इस बात को कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, और जब थोड़ा सा डल फील करते हैं यानी कहीं ना कहीं हताश महसूस करते हैं तो शब्दों को एंजॉय करते हैं। यानी संगीत हर तरह से हमारे शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रखता है। तो खुशी का एक रास्ता संगीत भी है, तभी तो म्यूज़िक थेरेपी का चलन शुरू हुआ। हाल ही में एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे जिसमें कोमा में गए एक मरीज को सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए वापस लाया जा सका। ये संभव हो सका। बहुत ज़्यादा इस वक्त अगर देखा जाए कि इलाज में जो कारगर सिद्ध हो रही है जो थेरेपी, वो म्यूज़िक थेरेपी है। चलिए क्या है, कैसे काम करती है और कितने समय से म्यूज़िक थेरेपी बतौर इलाज के तौर पर काम कर रही है, जानेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने म्यूज़िक थेरेपिस्ट, म्यूज़िक हीलर दिलीप मणि जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू। जैसे कि मैंने अभी दर्शकों को बता ही दिया है कि संगीत, मुझे लगता है हर उम्र वर्ग के व्यक्ति को संगीत पसंद होता है जी। बस उसका तरीका अलग अलग होता है। कोई दूसरा राग पसंद करता है, कोई दूसरा राग पसंद करता है, लेकिन संगीत पसंद सभी को होता है। करेक्ट। शायद यही कारण है कि संगीत से शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य निर्भर है। ये लोगों को ये लगता है कि म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। काफी लोग ये समझते हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा भी म्यूजिक का एक जो ये पर्टिकुलर रोल है कि म्यूजिक से आप ठीक हो सकते हो, चिकित्सा हो सकता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है। अब होता क्या है म्यूजिक थेरेपी? अब लोगों को लगता है कि म्यूजिक थेरेपी है क्या चीज। अगर हम मोटा मोटा अगर इसको समझने की कोशिश करें, म्यूजिक थेरेपी मतलब संगीत से इलाज या संगीत चिकित्सा, इसको हम कहते हैं म्यूजिक थेरेपी। इसके आगे एक शब्द और जुड़ता है, म्यूजिक हीलिंग। म्यूजिक थेरेपी का मतलब ये होता है कि संगीत सुनना, इसके बाद जब एक इम्प्रूवमेंट होता है या बदलाव आता है उसको हम बोलते हैं म्यूजिक हीलिंग। ये दो चीज जो है साथ साथ हमेशा चलता है। अगर म्यूजिक थेरेपी होती है तो म्यूजिक हीलिंग होना ही होना है। फिर आपने एक बात और करी कि नगाड़े डोल से कुंभकर्ण को जगाया गया। हम थोड़ा और पीछे चले। ठीक है। म्यूजिक थेरेपी एक्चुअल में देखा जाए तो
इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब हमेशा हमारे जीवन में जुड़ा रहता है। अगर हम देखें, कृष्ण जी के बारे में हर कोई जानता है, और उनके बांसुरी के बारे में कौन नहीं जानता। बिल्कुल सही। कहा यह जाता है कि उनकी बांसुरी से इंसान तो क्या, जानवर, पेड़ पौधे सब रिएक्ट करते थे। पेड़ों में फल बहुत लगते थे, फूल बहुत आते थे, गाय दूध ज्यादा देने लगती थी उनकी बांसुरी सुन के, और इंसान की तो बात ही अलग है, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सही। तो कहीं ना कहीं से म्यूजिक थेरेपी की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुरुआत उस पॉइंट से हुई है। उसके बाद अगर हम आगे चले, आपने भी तानसेन के बारे में जिक्र किया था, मैं उसी चीज को थोड़ा सा आगे बताऊं। जी। तानसेन अकबर के ज़माने के हैं, हर कोई जानता है। तानसेन संगीतज्ञ थे, ये भी हर कोई जानता है। एक छोटा सा किस्सा है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अकबर जो है रोज काम करके थके हारे लौटते थे। रोज काम करके जब लौटते थे तो वो तानसेन को बोलते थे, कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ जिससे मैं अपनी थकावट मिटा सकूं, दूर कर सकूं। रोज तानसेन कुछ ना कुछ सुनाते थे। सुनाते 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 उन्होंने राग दरबारी का आविष्कार किया, जो आज भी डिप्रेशन और मेंटल रिलैक्सेशन के लिए हम यूज करते हैं। म्यूजिक थेरेपी का एक म्यूजिक हिस्सा बन थेरेपी गया। का एक हिस्सा बन गया वो राग। तो कहा, मतलब वही कहते हैं ना, कृष्ण जी से चालू हुआ, तानसेन ने उस चीज को आगे बढ़ाया, क्योंकि जो एक राग का, हालांकि उन्होंने और भी बहुत सारे रागों का आविष्कार किया, लेकिन ये पर्टिकुलर जो राग था दरबारी, जो आज भी उसका चलन है, दरबारी है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होकर राग दरबारी कानड़ा भी बोलते हैं, लेकिन आज भी रिलैक्सेशन हो या डिप्रेशन को अगर हमें दूर करना हो तो उस राग का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से म्यूजिक थेरेपी का चलन हुआ है। बिल्कुल। और देखा यह जाए कि म्यूजिक थेरेपी हमेशा हमारे लाइफ का, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है। देखिए, हम लोग 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं। जब भी हम गाड़ी में जैसे हम बैठते हैं, म्यूजिक ऑन कर देते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा है कि म्यूजिक हम क्यों लगाते हैं। मतलब अच्छा लगता है, जैसे आप अक्सर अगर किसी से आप पूछो, वो ये बोलेगा बड़ा अच्छा लगता है, सफर अच्छा कटता Okay. है। जी। लेकिन थोड़ा सा इसको हम टेक्निकली अगर देखें तो इसमें ये होता है, म्यूजिक बेसिकली इम्प्रूव्स योर फोकस व्हाइल ड्राइविंग। मतलब जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका फोकस को कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली म्यूजिक इम्प्रूव करता है। ये है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर गाड़ी चलाने वाला, 4 व्हीलर चलाने वाला म्यूजिक सुनता है, लेकिन मेजॉरिटी जो चलाते हैं, आप अगर देखें तो हर कोई जैसी गाड़ी में बैठेगा, रेडियो या म्यूजिक या कुछ ना कुछ वो प्ले करेगा ही करेगा, उसका कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये होता ही होता है। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। काफी साल पहले, बहुत साल पहले यूके में, मतलब लंदन में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक क्लास ग्रुप था, उसको उन्होंने 2 में डिवाइड किया। ये मतलब म्यूजिक थेरेपी किस तरीके से आगे बढ़ा, मैं उस चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ। उस क्लास को उन्होंने 2 में डिवाइड किया, ए एंड बी। एक को उन्होंने म्यूजिक सुनाया और बी को उन्होंने म्यूजिक नहीं सुनाया। और दोनों से उन्होंने कुछ एग्जामिनेशन करवाया। एग्जामिनेशन करवाने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये पता चला कि जिन्होंने म्यूजिक सुन के परीक्षा दिया, एग्जाम दिया, उनके मार्क्स बी से बहुत ज्यादा थे। तो ये कहीं ना कहीं से ये प्रूव करता है कि म्यूजिक ने आपके फोकस को और कंसंट्रेशन को कहीं ना कहीं से इंप्रूव किया है। तो इस तरीके से म्यूजिक का चलन आगे बढ़ता गया, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं मोजार्ट इफेक्ट, जो आज भी चलता है। आज भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, इंडिया में हो या वेस्टर्न कंट्रीज में हो, जो म्यूजिक को लगा के बच्चों में एकेडमिक्स या एजुकेशन या पढ़ाई करवाते हैं। ऑनलाइन
ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट वो देते हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, यानी शहर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, प्रदेश की मैं बात नहीं कर रही हूँ, भारत की मैं बात नहीं कर रही हूँ, भारत के बाहर भी ऑनलाइन थेरेपी आपकी चल रही है, थेरेपी के म्यूजिक सेशंस होते थेरेपी हैं। के सेशन चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज जी, जो जब हमारी चर्चा हो रही थी तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भारत में केसेस कम देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत के बाहर के केसेस आपके पास ज्यादा आते हैं, खासतौर से डिप्रेशन के। देखिए, इसको हम खुशी के रूप में भी ले सकते हैं। आप देखिए, पहले तो इसको समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक। पहले तो हम इसको ये समझें कि म्यूजिक थेरेपी के बारे में अवेयरनेस हमारे इंडिया में कम है। नंबर 1, इस चीज को हम समझें। ये सिक्के का दूसरा पहलू हाँ, है ये दरअसल। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे इंडिया में भी है, भारत में भी है, तो बड़े सिटीज में, बड़े शहरों में अवेयरनेस काफी है। छोटे शहरों में आज भी म्यूजिक थेरेपी के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है। आज भी लोग ये बोलते हैं कि म्यूजिक से कोई इलाज होता है। उनका यही सवाल होता है मुझसे। हास्यास्पद बात। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल। बड़े सिटीज में काफी जानकारी है, वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में म्यूजिक को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। नंबर 1। नंबर 2, रही बात डिप्रेशन केसेस। देखिए, डिप्रेशन केसेस वेस्टर्न कंट्रीज में है, परसेंटेज हमेशा ज़्यादा है। यूएसए वगैरह में, अमेरिका वगैरह में डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, कोविड सीजन के बाद, कोविड टाइम के बाद, कोविड काल के बाद डिप्रेशन के, सुइसाइड टेंडेंसी के केसेस बहुत ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा। इवन हमारे भारत में भी हुआ है और बाहर भी हुआ है। मैं एक छोटा सा सवाल रखना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने वो शब्द यूज कर लिया है, सुसाइड वाला। क्या ऐसा है कि जिस स्थिति में कोई भी, किसी भी उम्र वर्ग की मैं बात करूं, उस स्थिति में पहुंच जाना जहां सोचने समझने की क्षमता ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल बंद हो जाती है, तभी शायद आत्महत्या जैसा एक कोई रास्ता नहीं कदम जब बिल्कुल उठाते हैं लोग। बिल्कुल। तो उस समय अगर संगीत चला दिया जाए, हम खुद अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करें, सही है। तो क्या वो नकारात्मक विचार दूर किया जा सकता है? पहले तो ये समझें, म्यूजिक मतलब, अगर एक सवाल ये आता है कि व्हाट इज म्यूजिक मेड अप ऑफ, मतलब म्यूजिक किससे बना हुआ है। म्यूजिक वेव से बना है, वेव्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। इस बात को हम समझें। ठीक। पहला। दूसरा, अब मान के चलिए आपने म्यूजिक एक जगह लगाया, तो म्यूजिक जैसे कहते हैं ना कि उसकी आवाज हर जगह जा रही है, फैल रही है। उसको हम दूसरी तरीके से समझें, उसमें क्या पॉजिटिव एनर्जी हर जगह, पूरे रूम में, पूरे कमरे में फैल गई है। तो म्यूजिक बना हुआ है, म्यूजिक में होता है पॉजिटिव एनर्जी, वेव्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होता है। जब हम डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो कहते हैं ना, नेगेटिविटी या नेगेटिव फीलिंग्स हमें हर तरीके से घेरे हुए रहती है। बिल्कुल। हम अगर इस म्यूजिक को या किसी भी संगीत में, देखिए हर संगीत अच्छा होता, कोई संगीत बुरा नहीं होता, पहले इसको भी समझ लें हम। हर संगीत अच्छा होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हर संगीत में इलाज करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो जब आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं और आपने म्यूजिक लगाया, तो पॉजिटिव जो वेव्स हैं वो आपको, आपके पास आती हैं, आपको अटैक करती हैं, आपके माइंड को टच करती हैं। तो धीरे 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 आपका वॉश आउट होता है। वॉश आउट होके आपके माइंड को रिलैक्स करता है और आप उस नेगेटिव फीलिंग से धीरे 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 बाहर आते हैं। देखिए, हमारे माइंड में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन होता है डोपामाइन। कहा यह जाता है कि जब आप बहुत खुश रहते हो, बहुत हंसते हो, नाचते हो, गाते हो, तो डोपामाइन लेवल्स काफ़ी हाई रहते हैं। जब आप डिप्रेशन स्टेट में रहते हो, तो डोपामाइन लेवल्स काफ़ी डाउन हो जाते हैं। म्यूज़िक एक जादू क्रिएट करता है। जैसे ही आप म्यूज़िक सुनते हो, डोपामाइन लेवल धीरे 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 बढ़ता है, और जैसे 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 वो बढ़ेगा, आपका एक कहते हैं ना कि स्टेट ऑफ माइंड में एक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ये टेक्निकल फैक्टर है उसका।
एक सवाल जी। और पूछ लेती हूँ आपसे। सामान्य संगीत जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, अपने पसंद का कोई भी संगीत लगाकर सुनते हैं, और म्यूजिक थेरेपी में इस्तेमाल किया जाने वाला संगीत, क्योंकि जितना हम लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि रागों पर आधारित होती है म्यूजिक थेरेपी, तो कितना अंतर है दोनों? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बड़ा बेसिक सवाल के बारे में बताऊं, बेसिक चीज बताऊं आपको। हर म्यूजिक में कुछ ना कुछ हीलिंग फैक्टर कनेक्टेड होता है। अच्छा। अब एक एग्जांपल भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, तभी तो मजा आता है सुनने में। कोविड टाइम की बात है, जब कोविड चल रहा था, तो हाउसवाइफ जो, चूंकि काम के लिए कोई हेल्प नहीं मिल रहा था, तो घर में जो हाउसवाइफ थी उन्हीं को सब कुछ करना पड़ रहा था। तो मुझे कुछ हाउसवाइफ ने कॉल किया कि हम घर में काम कर करके बड़े परेशान हो गए हैं, बड़ा डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड हो रहा है, एंड हम बहुत थक गए हैं, कुछ करो आप। तो मैंने कहा एक बड़ा सिंपल सा आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप 10 दिन यूज करके आप मुझे बताइए, फिर हम आगे देखते हैं। मैंने उनको बोला, आप जैसे ही काम करते हो, स्टार्ट करते हो, आपके पास जो म्यूजिक अवेलेबल है, इट कैन बी कोई रेडियो हो, कोई गाना हो, कुछ भी, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, चला लो, जस्ट प्ले द म्यूजिक, जस्ट आप उसको ऑन करें और अपना काम स्टार्ट, दिनचर्या जो भी आपका नॉर्मल रूटीन है उसको कर दें। मतलब म्यूजिक को एक बैकग्राउंड टूल, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाएं और अपना नॉर्मल काम स्टार्ट कर दें। इस तरीके से आप काम करते रहें, 10 दिन आप करें, एंड देन आप मुझे बताएं। 10 दिन उन्होंने यूज किया, करीब 12-15 हाउसवाइफ की बात है, उन्होंने यूज किया, और उसके बाद मुझे सब ने बताया, हमने जैसे म्यूजिक लगा के काम करना स्टार्ट किया, सबसे पहले हमें थकान नहीं लगी, नंबर 2 डिप्रेशन नहीं हुआ, हमें काम करने में एक एंजॉयमेंट हुआ, मतलब हमें लग ही नहीं रहा था कि हम काम कर रहे हैं, एक बोझ नहीं लग रहा था। सो दिस इज द वे। इस तरीके से म्यूजिक कहीं ना कहीं से हमें, कहते हैं ना कि जो हम कर रहे हैं काम, उसको, उसमें आउटकम, आउटपुट में इंप्रूवमेंट लाता है, एक रिलैक्स्ड माइंड, स्टेट ऑफ माइंड को रख के। एक तो ये हो गया। दूसरा, रागों की बात करें, हमारे कल्चर हेरिटेज में बहुत अनगिनत राग रागिनियां हैं। हर राग में कोई ना कोई हीलिंग फैक्टर कनेक्टेड होता है। देखिए, हर राग में 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है हीलिंग फैक्टर, दूसरा होता है टाइम फैक्टर। अब जैसे मान के चलिए मुझे रात को नींद नहीं आती, अब अगर रात को सोते टाइम या जस्ट मतलब मैं लेटा हूँ सोने के पहले, राग बिहाग या राग मालकोंस को सुनूं, तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप मेरी स्लीप में इंप्रूवमेंट आएगी। ये एक प्रोसेस है, 1 दिन 2 दिन में आप खुद देखेंगे कि आपकी स्लीप में इंप्रूवमेंट आ रही है, राग बिहाग या राग मालकोंस। अब एक एग्जांपल और दूं, अक्सर ये देखा गया है, जैसे पेरेंट्स या माँ बाप ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं ढंग से पढ़ता है या फोकस नहीं करता पढ़ाई में, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में जब नॉर्मली बच्चे शाम के वक्त इवनिंग टाइम में पढ़ते हैं, एकेडमिक्स वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, उस टाइम पे राग यमन या राग कल्याण, एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है, क्योंकि अक्सर बच्चे और खासतौर से अभिभावकों की भी हम बात करें, वो ये शिकायत करते हैं कि भाई म्यूजिक सुन रहा है कि पढ़ाई कर रहा है। हाँ। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, और बच्चे भी बोलते हैं कि संगीत, मतलब अगर म्यूजिक चल रहा है तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसको बंद कर दो। बिल्कुल सही है। देखिए, थेरेपैटिक म्यूजिक को हमेशा बैकग्राउंड में चलाएं और कम वॉल्यूम में चलाएं। अच्छा। कभी भी ईयरफोन, हेडफोन्स यूज, मेरे कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने कॉन्सेप्ट में कभी भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स कभी भी यूज नहीं करवाता। उसका रीजन बताता हूँ। अगर मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए, मैं अपने आप को फोर्स करके म्यूजिक नहीं सुनूंगा। फोर्स करके कभी भी कोई चीज अचीव नहीं होती है। मतलब म्यूजिक, लेट द म्यूजिक बी इन द बैकग्राउंड। मतलब अगर मैं मान के चलिए पढ़ाई कर रहा हूँ, उस पढ़ाई के प्रोसेस में अगर मैं म्यूजिक को इंट्रोड्यूस कर दूं बैकग्राउंड में, और मैं अपना नॉर्मल रूटीन अपना फॉलो करूं पढ़ाई का, और ग्रेजुअली म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा है एज अ बैकग्राउंड टूल, और ग्रेजुअली मैं ये देखूंगा कि उस पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट, मेरा इंक्लिनेशन, मेरा एप्टीट्यूड स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव हो रहा है। यही तो मुझे चाहिए। This is what I want. तो बेसिकली म्यूजिक में देखिए, म्यूजिक जैसे मैंने कहा राग पे बेस्ड है। इन म्यूजिक को मैं खुद क्रिएट करता हूँ अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। जैसे प्रॉब्लम के हिसाब से मैं खुद म्यूजिक इस तरीके से क्रिएट करता हूँ कि वो म्यूजिक किसी और चीज को अब्स्ट्रैक्ट नहीं करता। तो म्यूजिक आपको इस तरीके से बना के देना पड़ता है कि म्यूजिक
एंजॉयबल हो। एक और बिल्कुल सवाल पूछें। आ रहा है, क्योंकि अभी हम पढ़ाई की बात कर बिल्कुल, रहे थे, बच्चों के बिल्कुल, लिए आपने सलाह दे दी कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चला सकते हैं। आप थोड़ा सा ऑफिस गोइंग लोगों के लिए भी मैं पूछ लेती हूँ आपको, जो बिल्कुल। दफ्तर में बैठे हुए हैं, अभी अभी बॉस की डांट खाकर आए हुए हैं या बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है जी। जिसमें वो एकदम इन्वॉल्व हो चुके हैं, जी। उस तनाव से बाहर आने के लिए अब म्यूजिक तो चलाया नहीं जा बिल्कुल, सकता क्योंकि बिल्कुल। सबको डिस्टरबेंस होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। स्थिति में क्या ईयरपीस लगाकर उस बैकग्राउंड को या उस किसी पर्टिकुलर राग को सुना जा सकेगा? देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे रागों के बारे में मैंने आपको बताया, रागों के साथ साथ हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर में बहुत सारे अनगिनत मंत्र हैं, और मंत्र में भी हीलिंग फैक्टर्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र हो, हनुमान चालीसा हो, सब कुछ है। अब जैसे आपने कहा कि भाई मुझे ऑफिस जाना है 10 बजे, और मैं ऑफिस पहली बात तो जाऊं बिल्कुल फ्रेश माइंड से। हाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर मेरे माइंड में बहुत सारे टेंशन्स हैं, तो मतलब मैं पहुंच के ही मेरा जो है ना, कहते हैं ना, बिल्कुल सर हैवी भारीपन रहेगा, एंड मैं उस दिन काम में प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा सबसे पहले एडवाइस ये होता है कि मॉर्निंग टाइम में आप कोशिश ये करें कि हनुमान चालीसा से आप अपनी सुबह की शुरुआत करें। मैं अगर नॉर्मल संगीत की बात करना चाहूं जो हर घर में चल सके उसके लिए, तो आप देखिए, फिर मैं उसी एग्जांपल पे आ जाऊंगा जो मैंने कोविड में हाउसवाइफ्स के साथ दिया था। आप दिन की शुरुआत हो या दिन में आप कोई भी काम कर रहे हो, आप रेडियो लगा दें या जो आपको पसंद हो, मतलब म्यूजिक से शुरुआत करें। देखिए, जैसे आपको मैंने कहा था, म्यूजिक किससे बना हुआ है? पॉजिटिव वेव से बना है, पॉजिटिव एनर्जी से बना हुआ है। तो अगर म्यूजिक घर में चल रहा है, देखिए हर म्यूजिक अच्छा होता, कोई म्यूजिक बुरा नहीं होता। और अगर मैं ये सवाल रख लूं कि म्यूजिक थेरेपी से इलाज कैसे होता है, हाँ, मतलब हाँ, आप कैसे हाँ, ट्रीटमेंट करते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट काम करने का बहुत अलग है। ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद रिसर्च करके खुद ने बनाया है। पहले तो मैं पेशेंट के साथ डिस्कशन करके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एक बार प्रॉब्लम को समझ में आ गया, समझ गया मैं डिटेल में, तो उसके हिसाब से रागों पे बेस्ड हो या कुछ मंत्र भी हो सकता है, हाँ। उस पे बेस्ड कुछ म्यूजिक खुद क्रिएट करूंगा, नंबर 1। अच्छा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जैसे हमारा जो एक दिन होता है 24 आवर्स का, उसको मैं 4 हिस्से में बांटूंगा। ठीक है। मॉर्निंग मतलब 12 बजे तक का समय हम नॉर्मली सुबह या मॉर्निंग का समय बोलते हैं। फिर 12 से 4 इसको नॉर्मली हम आफ्टरनून का टाइम डिफाइन करते हैं। फिर शाम का टाइम होता है नॉर्मली 6 to 9 या 6 to 8 का एक इवनिंग टाइम डिफाइन होता है। फिर रात का टाइम होता है जिसको हम नॉर्मली स्लीपिंग टाइम के हिसाब से डिफाइन करते हैं। मेरा मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑटिस्टिक बच्चे और मेंटल रिटार्डेशन के बच्चों के साथ बहुत काम किया मैंने, बहुत रिसर्च भी किया है। मतलब प्रकृति प्रदत्त जो बीमारियां हैं, देखिए, लंबे अगर एक सिंपल लैंग्वेज में एक डिफाइन करूं तो होता यह है कि एज अकॉर्डिंगली इनका डेवलपमेंट नहीं होता है। पहला मतलब अगर 10 साल का बच्चा है तो ये बच्चा 10 साल का नहीं होगा, ये 5 साल का होगा। इसका ब्रेन ग्रोथ डिले होगा, नंबर 1। और बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज कनेक्टेड होते हैं, कभी भी गुस्सा, कभी भी मारना, मतलब ये इश्यूज कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद फोकस वगैरह, एक जगह बैठना, एक जगह बैठ के कुछ करना, ये सब नहीं होता है। तो इन बच्चों पे मैंने बहुत कंसंट्रेट किया। क्या होता है, इनको सोसाइटी ने इन बच्चों को बहुत अलग तरीके से बिठा दिया है कि और डिफाइन करके लेबल कर दिया है कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते। मकसद ये है कि ये बच्चे भी इंडिपेंडेंट बने और ये बच्चे भी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकता है। मेरे पास पूरे वर्ल्ड से 8000 से ज़्यादा ऑटिस्टिक और मेंटली रिटार्डेड बच्चे पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। हर बच्चा अपने लेवल से स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव हुआ है और होता जा रहा है। देखिए, एक जर्नी है मेरे साथ। ऐसा नहीं होता है कि आज मैं कनेक्टेड हूं तो कल नहीं हूं, मैं हमेशा रहता हूं। कितनी सिटिंग में होता है ये ट्रीटमेंट? देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ये नॉर्मल ऐसे सवाल हैं जो सबके मन में हाँ, उठ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इसमें मैं आपसे एक सवाल करूं, रोज सुबह आप उठें, रोज सुबह आप उठें और एक संगीत से उठें, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? आप बताएं। तो इसका देखिए, आप ये मत सोचिए कि मुझे कितने दिन करना है या कितने बार करना है। आप ये देखें, मैं दिन की शुरुआत करूं एक संगीत से, एक पॉजिटिव एनर्जी से,
तो मेरे कहते हैं ना कि पूरा जो दिन है मेरा पूरा मतलब ये एनर्जी कोई के साथ डॉक्टरी जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि नहीं, दो नहीं, गोली नहीं। खाना खाने के बाद और 2 गोली खाली पेट। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि 4 म्यूजिक रहते हैं, उसको सिस्टमैटिकली हमको टाइम टू टाइम सुनना है, 10 से 15 मिनट रोज सुनना है। कोई ईयरफोन नहीं, कोई हेडफोन नहीं, मतलब म्यूजिक को एज अ बैकग्राउंड टूल यूज करें, एज अ बैकग्राउंड टूल यूज करें। और जो हमारा एक नॉर्मल रूटीन जो कहते हैं ना शेड्यूल है, जो काम है, उसको डिस्टर्ब ना करें, वो आप करते रहें और म्यूजिक को आप अपना जो है ना बैकग्राउंड में चलता रहे। जैसे अक्सर कहते हैं कि मॉर्निंग तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता म्यूजिक सुनने का, हम कैसे सुने? तो मैं उनको ये एक समझाता हूँ, बटन ऑन करने में टाइम नहीं लगता। नहीं, उसका भी एक तरीका होता है प्रिया जी। क्या होता है, जी, जैसे मान के चलिए आप जो ट्रीटमेंट करते हैं जी। या जितने भी म्यूजिक थेरेपिस्ट की मैं बात करना चाहूँ, वो अपना खुद म्यूजिक क्रिएट करते हैं, कोई संगीत कोई, जी, या फिर मैं उस पे आता हूँ। ये पॉइंट बड़ा कहते हैं ना कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे इंडिया में जितना भी म्यूजिक थेरेपी जितने भी लोग फॉलो करते हैं ना, वो नॉर्मली अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी को फॉलो करते हैं। अब ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी क्या है? अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी ये है कि एक ग्रुप में कुछ पेशेंट्स को या कुछ लोगों को जिनको म्यूजिक थेरेपी की ज़रूरत है, उनको बिठा देंगे। ठीक है, उनको या तो फिर कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल या वोकल सुनाएंगे या सिखाएंगे। अच्छा, 30 टू 45 मिनट्स, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी है। इवन हमारे इंडिया में भी इसी कॉन्सेप्ट को 99% लोग फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सिस्टम अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा है। लेकिन जब मैंने 15 साल पहले म्यूजिक थेरेपी में कदम रखे थे, तब यही कॉन्सेप्ट हर जगह चल रहा था। मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट में मुझे और थोड़ा डेप्थ में जाना है, मुझे और थोड़ा कहते हैं ना कि वाइडर एंगल से काम करना है। उस टाइम पे मैंने बहुत रिसर्च किया, फिर मैंने अपना कॉन्सेप्ट ये बनाया कि पेशेंट का सबसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका घर। आप ऐसा ट्रीटमेंट करिए कि उसका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब मत करिए, नंबर अभी 1। भी वो पॉइंट का जवाब नहीं मिल पा रहा कि म्यूजिक को आप बना मतलब अपना मैं आ रहा हूँ कुछ उसी लेकर पॉइंट पे आते आ रहा हैं। हूँ, उसी पॉइंट अच्छा, पे आ रहा हूँ। हाँ, तो अब अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी जो है, उसमें एक ग्रुप में 4, 5, 10 पेशेंट या लोग बैठे हैं और वहाँ कुछ गाने सुना दिए। नॉर्मली उसमें कोई क्रिएटेड म्यूजिक नहीं होता है, अच्छा, कोई भजन होता है या कोई गाना होता है या कोई इंस्ट्रूमेंटल होता है या कोई वोकल होता है। उसको इस तरीके से गाते हैं और उस ग्रुप को या तो फिर फॉलो करने के लिए बोलते हैं और इस तरीके से चलता है। बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी आपने दे दी, बहुत सारे सुझाव आपने दे दिए। जी। एक अंतिम सवाल जिसका जवाब मैं बहुत संक्षिप्त में लूंगी, क्या म्यूजिक थेरेपिस्ट होने के लिए म्यूजिक से जुड़ा हुआ होना जरूरी है? मतलब गायक होना जरूरी है या वादक होना जरूरी है? देखिए, गायक वादक से जरूरी म्यूजिक का नॉलेज के बिना आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? रागों की जानकारी नहीं है तो आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो आपको म्यूजिक की यानी जानकारी, बतौर करियर अगर आप म्यूजिक थेरेपिस्ट को अपनाना चाह रहे हैं तो जानकारी संगीत से और जुड़े आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी? बहुत बहुत शुक्रिया Thank सर, you बहुत so अच्छा लगा। हालांकि एक बहुत छोटा सा अंश था ये, जी। और बहुत जल्दी हम फिर मुलाकात करके बिल्कुल इस पर करेंगे, बिल्कुल। डिटेल में जरूर चर्चा करना चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगे, हमारे नमस्कार, साथ जुड़े thank हुए you। थे दिलीप मणि जी। तो अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तनाव से दूर रहना चाहते हैं, तो आज ही संगीत से जुड़ जाइए, क्योंकि हर इंसान संगीत से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय में, जैसा कि दिलीप जी ने बताया है। तो संगीत सुनते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो बिल्कुल अभी हमने किस तरीके से म्यूज़िक थेरेपी से आप इलाज कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हालांकि अभी जिस तरीके से दिलीप मानी जी ने पूरे विस्तार से बताया कि किस तरीके से एक म्यूज़िक के ज़रिए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। तो बिल्कुल चलिए अब इसी के साथ हम एक सैर सपाटे पे चलते हैं। जी हाँ, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं पचमढ़ी और देखते हैं वहाँ की सुबह कितनी खुशनुमा है।
तो जिंदगी एक मौका ज़रूर देती है और सरल शब्दों में उसे कहते हैं कल। जी हाँ, तो इसी के साथ हम हमारे कार्यक्रम को यहाँ पे खत्म करते, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने पूरा आपको विस्तार से बताया, किस तरीके से दिन की शुरुआत हमने करी एक विचार के साथ, ख़ास मेहमान से भी यहाँ पे आपकी मुलाकात कराई और सबसे ख़ास रहा म्यूज़िक थेरेपी से किस तरीके से इलाज कराया और पर्यटन की तरफ भी हम आपको लेकर चले, पचमढ़ी हमने आपको घुमाया। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे कार्यक्रम को विराम देते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। आप देखते रहिए हमारा ख़ास कार्यक्रम। नमस्कार MP, नमस्कार।